जय श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों में मैं राजेश आरजी को स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान जो बुक थी वो चल रही थी, जिसके अंदर हमने अर्थशास्त्र का चैप्टर है वो लिया था, जिसके अंदर हमने 3 यूनिट अच्छी तरीके से कर ली, जिसमें तीसरी यूनिट का जो छोटा सा पॉइंट है वो बेरोजगारी में रह चुका है। आज हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे भारत के विकास क्रम में प्रमुख चुनौतियां, जिसके हमने मुद्रास्फीति पढ़ी। हमने मुद्रास्फीति के बारे में जाना। उसके बाद हमने गरीबी पढ़ी, देश में गरीबी है। और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं बेरोजगारी। मुद्रास्फीति की हमने अवधारणा पढ़ी, माप पढ़ा, प्रकार पढ़े और कारण और उपाय पढ़े। उसी प्रकार गरीबी का हमने ये किया और आज हम बेरोजगारी भी क्या इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी एक आर्थिक और एक सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी होती है वो एक आर्थिक समस्या है और एक सामाजिक समस्या है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो आर्थिक रूप से उसे धन की कोई प्राप्ति नहीं होती। अगर बेरोजगार होता है तो समाज के अंदर भी उसकी कोई अच्छी इज्जत नहीं मानी जाती कि भाई ये समाज के लायक नहीं, ये काम नहीं करता वगैरह वगैरह अन्य बातें हम उसको सुननी पड़ती हैं। बेरोजगारी की अगर स्ट्रिक्ट परिभाषा देखें तो क्या होगी कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी काम करने के योग्य है, काम करने के लायक है, उसमें कौशल है, वो काम कर सकता है, योग्य है, प्लस उसकी काम करने की इच्छा भी है। उसकी काम करने की क्या है? इच्छा भी है। प्लस अगर वो काम मांग रहा है, अगर उसे काम नहीं मिलता, अगर उसे काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। बेरोजगार व्यक्ति में ये चीज होनी चाहिए, काम करने योग्य होना चाहिए, काम करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और काम मांग रहा होना चाहिए। अगर फिर भी उसे काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। मांगना जरूरी है। काम के योग्य भी, इच्छा भी रखता है, लेकिन काम मांग नहीं रहा, वो उसे जरूरत ही नहीं है तो बेरोजगार निकलेगा। काम मांग रहा हो और काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। इसमें मांग की जो अवधारणा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी देश की आर्थिक विकास क्रम के अंदर प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों ही समान रूप से चलती है। जहां बेरोजगारी होती है वहां गरीबी होती है, जहां गरीबी होती है वहां बेरोजगारी होती है। अगर बात करें इसी क्रम में रोजगार के बारे में, जिस व्यक्ति को काम मिल रहा होता है, काम के योग्य हो, इच्छा भी है, काम मांग भी रहा और काम उसे मिल गया तो वो रोजगार कहलाता है कि वो व्यक्ति क्या है? रोजगार में है। काम नहीं मिलता है, काम मांग रहा है, काम नहीं मिला तो बेरोजगार, काम मांग रहा है और काम मिल गया तो क्या कहलाता है? रोजगार कहलाता है। रोजगार व्यक्ति हो तो उसे धन प्लस काम में करता रहेगा तो उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। रोजगार व्यक्ति को धन और अनुभव की प्राप्ति होती है। बेरोजगार व्यक्ति को इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। रोजगार व्यक्ति है वो आर्थिक क्रिया करता है, आर्थिक क्रिया है वो करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि काम के बदले जिसे धन की प्राप्ति होती है, धन तो मिल रहा है उसको, प्लस में जब वो लगातार काम करता रहेगा तो काम का उसके पास अनुभव इतना ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाएगा, उसमें उस काम के प्रति उस कौशल है, वो स्किल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो रोजगार व्यक्ति में ये फायदा होता है। अगर बात करें भारत के संदर्भ के अंदर तो भारत के अंदर 2 तरीके से कार्यशील जनसंख्या को डिवाइड किया गया है। कार्यशील जनसंख्या, इसमें 2 तरीके से। पहला होता है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति के अंदर कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो 15 वर्ष से लेकर
64 वर्ष की आयु तक, वो इसके अंदर आता है। इसमें ऐसे लोग जो किसी काम को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो लोग आते हैं। इसमें रोजगार प्लस बेरोजगार दोनों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। रोजगार भी सम्मिलित होते हैं और बेरोजगार सम्मिलित होते हैं। कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जिसमें रोजगार और बेरोजगार सम्मिलित होते हैं, जो किसी काम को कर सकते हैं, तो वो श्रम शक्ति कहलाता है। दूसरा पार्ट इसका होता है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति का मतलब होता है कि कार्यशील जनसंख्या का वह भाग जो केवल रोजगार में लगा हुआ है, जो केवल रोजगार में लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ हो तो उसे कार्य शक्ति में गिना जाएगा। अगर देश के अंदर बेरोजगार और रोजगार दोनों है, वो श्रम शक्ति में गिना जाएगा। ये दोनों ही कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। मतलब देश की ऐसी जनसंख्या जो काम करने के लायक है, किसी को तो काम मिल रहा है और किसी को काम नहीं मिल रहा। जो काम करने के लायक है तो उसमें रोजगार बेरोजगार दोनों हो सकते हैं, लेकिन काम कर सकते हैं, जो काम उनको मिला हुआ है, वो कार्य शक्ति के अंदर आता है। भारत के अंदर बेरोजगारी का जो मापन है, भारत के अंदर बेरोजगारी का जो मापन है, वो वर्तमान के अंदर एनएसएसओ कर रही है। एनएसएसओ के 2011 के अंदर 68वें दौर पर, लगभग शायद 68वें दौर पर एनएसएसओ की मापन किया गया, तो उसमें बताया कि 1000 कार्यशील जनसंख्या, बात करें 1000 व्यक्तियों पर जो श्रम शक्ति है वो है 395 व्यक्ति और कार्यशील शक्ति है वो है 386। अगर इसमें बात करें तो श्रम शक्ति के अंदर रोजगार बेरोजगार दोनों आ गए, इसमें केवल रोजगार आता है। माइनस करें तो लगभग 9 आता है। तो ये जो 9 व्यक्ति हैं वो क्या है, बेरोजगार है। 9 व्यक्ति क्या है, बेरोजगार। तो रोजगार ये और इसके पास भी रोजगार को माइनस करें तो बेरोजगारी बचती है। तो बेरोजगार कितने हमारे यहाँ 0.2। 1000 व्यक्तियों के ऊपर श्रम शक्ति 395, मतलब 1000 के अंदर 395 व्यक्ति है वो काम कर सकते हैं, लेकिन 1000 के अंदर कार्य शक्ति है वो केवल 386 लोगों के पास है। केवल मात्र देखें तो 0.9 है, सॉरी 0.9 है। ये 9 व्यक्ति है वो क्या है, बेरोजगार है। तो ये है श्रम शक्ति और कार्य शक्ति, कार्यशील जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया। आगे देखते हैं इसी क्रम के अंतर्गत भारत के अंतर्गत बेरोजगारी का मापन। भारत में बेरोजगारी का जो मापन है वो 3 तरीके से किया जाता है। जिसके अंदर बेरोजगारी का जो मापन है वो 3 तरीकों से भगवती समिति का गठन किया गया था 1973 में। उसने 3 बेरोजगारी के मापन बताए। सामान्य स्थिति के आधार पर, चालू दैनिक स्थिति के आधार पर और चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर। बेरोजगारी का मापन है वो 3 तरीकों से किया जाता है, सामान्य स्थिति के आधार पर, चालू दैनिक स्थिति के आधार पर और चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर। इन तीनों का मापन है, ये जो मापन की प्रक्रिया है वो भगवती समिति द्वारा बनाया गया था 1973 के अंदर। ये बेरोजगारी के मापन के प्रकार है। भारत के अंदर वर्तमान में तो एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी। यह हर 5 वर्ष के अंतर्गत है, अंतराल के अंदर भारत के अंदर बेरोजगारी का मापन करती है। एनएसएसओ का पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये इसका पूरा नाम है।
ये भारत के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े लेती है, प्लस में गरीबी के आंकड़े भी लेती है। गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो एनएसएसओ द्वारा लिया जाता है, और भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सीएसओ द्वारा की जाती है 1955 के अंदर। एनएसएसओ के अंतर्गत भारत की बेरोजगारी के बारे में हर 5 वर्ष के अंदर आंकड़ा है या डाटा है वो जारी किया जाता है। और इसी के अंतर्गत जब ये 2011 की रिपोर्ट उसने दी, जब उसका 68वां दौर था, इस दौर के अंदर उन्होंने कहा कि जो श्रम शक्ति है वो कितनी है, कि भारत में काम करने के लायक व्यक्ति कितने हैं, 1000 में से 395 इन्होंने बताया। और भारत के अंदर कार्य शक्ति कितनी है, इन्हें बताया 386 लोग हैं वो भारत के अंदर कार्य शक्ति के रूप में। सामान्य स्थिति के आधार पर देखें तो भारत के अंतर्गत है वो बेरोजगारी है वो 2.3% है। बेरोजगार और रोजगार के बीच में जो अनुपात होता है, बेरोजगार और रोजगार के बीच में जो अनुपात होता है उसे बेरोजगारी की दर कहा जाता है। इसे अपन अनुपात में निकाल सकते हैं और प्रतिशत के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये जो रोजगार और बेरोजगार के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम बेरोजगारी की दर कहते हैं। आगे इसी क्रम के अंदर पढ़ेंगे हम बेरोजगारी के प्रकार। हमने मापन पढ़ा, 3 तरीके से मापन होता है, बाकी अच्छी तरीके से इनका कोई विस्तार आपकी 10वीं क्लास के अंदर नहीं दिया गया है। जब बड़ी क्लास के अंदर जब हम पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से बताएंगे। बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में जिक्र करें तो क्या है, वैसे बेरोजगारी के बहुत से प्रकार हैं। 10वीं क्लास के अंदर मुख्य रूप से दिया गया है। पहला जो बेरोजगारी का प्रकार है जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो मौसम पर डिपेंड करती है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मौसम प्रतिकूल है तो काम नहीं मिलेगा, अगर मौसम अनुकूल है तो क्या मिलता है, काम मिलता है। अगर मौसम अनुकूल है तो काम मिलता है, अगर प्रतिकूल है मौसम विपरीत है तो उसे काम नहीं मिलता। जैसे सर्दियों में आइसक्रीम की बिक्री कम हो जाती है, जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी हटा दिया जाता है। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है मौसम के अंतर्गत होती है। और जब गर्मी आती है तो फिर से आइसक्रीम की बिक्री शुरू हो जाती है और फैक्ट्रियां फिर से शुरू हो जाती है और व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो गर्मियों में तो रोजगार मिलता है लेकिन सर्दियों में व्यक्ति है वो बेरोजगार रहता है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसी कारण के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब कटाई का जो मौसम होता है तो श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है, अगर फसल की कटाई नहीं हो रही है तो व्यक्ति बेरोजगार रहता है। अब आगे बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र के अंदर डिमांड नहीं है, सेवा क्षेत्र के अंदर डिमांड ज्यादा हो गई तो रोजगार है वो आपको सेवा क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में कम मिलेगा। तो कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे वो क्या हो गए, बेरोजगार, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई। और सेवा क्षेत्र की डिमांड ज्यादा है तो इसमें व्यक्तियों को क्या मिल गया, रोजगार। तो मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जो संरचना है उसमें अगर मांग के अनुसार या किसी भी तरीके से परिवर्तन होता है तो इसमें रोजगार बेरोजगार है वो घटता बढ़ता रहता है। कि वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है जिसमें किसी एक क्षेत्र में मांग ज्यादा या दूसरे क्षेत्र में कम होने से रोजगार है वो कम ज्यादा होता रहता है। अगर तीसरी बात करें तो इसमें आता है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी
बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी, पहले हर काम हाथ से होता था, लेकिन आज हर कार्य है वो हाथ से ना होकर किससे हो रहा है? मशीन से हो रहा है। हर कार्य किससे हो रहा है? मशीन से हो रहा है। हर कार्य मशीन से हो रहा है। 10 व्यक्तियों का काम केवल एक मशीन कर देती है, जिससे उस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है, बाकी 9 क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस देश के अंदर श्रम शक्ति ज्यादा होती है उस देश के अंदर तकनीकी अर्थात मशीनों की कोई जरूरत नहीं होती, और जिस देश के अंदर श्रम शक्ति कम होती है उसमें तकनीकी आवश्यक होती है। तो भारत जैसे देश के अंदर श्रम शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर तकनीकी का तकनीकी की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रमिक ज्यादा है। हर कार्य हाथ से होना चाहिए, लेकिन जहां तकनीकी आ जाती है वहां लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो तकनीक के आने से क्या होता है? बेरोजगारी व्यक्ति में आ जाती है, व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। मशीनों की तरह काम होता है कि वो मशीनें हैं, उस व्यक्ति से ज्यादा कार्य करती है और जल्दी करती है, उत्पादन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो तकनीकी आ जाने से व्यक्ति क्या होता है? बेरोजगार हो गया। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंदर क्या होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत है व्यक्ति को एक समय तो काम मिलता है, लेकिन अगले महीने काम नहीं मिलता, फिर अगले महीने काम नहीं मिलता, लेकिन अगले महीने उसे काम मिलता है। मतलब जनवरी में उसे काम मिला, लेकिन फरवरी में उसे थोड़ा ही काम मिला, फिर आगे काम उसे फुल मिला, लेकिन 2 महीने उसे काम बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल जीरो हो गया। फिर उसे काम मिला, फिर उसे काम मिला, लेकिन उसे काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। मतलब व्यक्ति इस समय तो रोजगार में है, लेकिन इस समय क्या है? बेरोजगारी के अंदर। फिर इस समय रोजगार उसे मिल गया, लेकिन इन दोनों समय के अंदर उसे क्या मिल गया? बेरोजगारी का सामना करना। मतलब व्यक्ति को जो रोजगार है वो घर्षण कर करके मिल रहा है, मतलब एक समय मिल गया, एक समय नहीं मिला। जिसमें क्या होता है? ऐसी जो बेरोजगारी होती है, ये जो विकसित देश हैं उन देशों में ज्यादा होता है कि फैक्ट्रियों के अंदर जो लोग लगे हुए हैं काम में, उसमें क्या होता है? कई बार मजदूरों की मांगे ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति हड़ताल कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि लोगों को काम मिलता है और किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता। तो रुक रुक के जो काम मिलता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसे दूसरा नाम होता है भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। भिन्नात्मक बेरोजगारी जिसे कहा गया, भिन्नात्मक बेरोजगारी है वो भी इसे कहा गया है। उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी वैसे है तो इसी का ही प्रकार, लेकिन इसमें क्या होता है? व्यक्ति को कुछ समय, निश्चित समय के बाद दोबारा क्या मिलता है? काम मिल जाता है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, काम तो मिल तो जाएगा, लेकिन निश्चित समय नहीं होता। घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे मान लो ये जो मजदूर होते हैं, तो इनको क्या होता है? इनको मजदूरी जो होती है वो नहीं मिल पाती है। व्यक्ति को काम है वो एक समय का नहीं मिलता। कभी मकान का जो बनाने का जो सीजन होता है उसमें खूब सारे मकान मिलते, उस समय तो काम मिल गया, लेकिन जिस समय मकान बनाने का कोई सीजन नहीं है, तो जिस प्रकार ये जो समय है लॉकडाउन का समय, तो उसमें लोग वो अपना जो मकान बनाने का काम है या फिर बिल्डिंग बनाने का काम है बिल्कुल नहीं करते। उन संबंधित जो मजदूर होते हैं उनको उस समय काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, जैसे ये सिस्टम फिर से शुरू हो जाएगा, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो उसमें निश्चित समय नहीं होता। लेकिन चक्रीय बेरोजगारी के अंदर निश्चित समय होता है कि एक समय के बाद है उसको काम फिर से क्या मिल जाएगा? दोबारा मिल जाएगा। इसे चक्रीय बेरोजगारी है वो कहते हैं। जैसे मान लो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मान लो कि भाई फसल की कटाई है, निश्चित समय है कि फसल पकने के बाद कटाई होती है, तो फसल जब कटिंग का जो समय आएगा तब क्या होगा? व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, और फसल कट जाएगी, उसके बाद फिर बोने का समय आएगा और दोबारा फिर फसल कटने का टाइम आएगा, तब उसे क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो निश्चित समय है, इसमें निश्चित समय के बाद है उस व्यक्ति को क्या मिलता है? काम मिलता है। तो इसमें चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। खासकर ये जो विकसित जो देश होते हैं उनमें खासकर आती है। और तेजी मंदी अगर देखें, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर तेजी मंदी के अंदर देखें तो व्यक्ति इससे संबंधित होता है, इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी भी थोड़ी थोड़ी क्या है? ये संबंधित होती है। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध जो है जिसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं,
प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति देखने में तो लगता है कि व्यक्ति को रोजगार है, आप देखोगे उस व्यक्ति को तो लगेगा कि वो रोजगार में है, उसे काम मिल रहा है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका कोई भी योगदान नहीं होता। योगदान क्या होता है उसका? शून्य होता है। कुल उत्पादन में क्या होता है? उसका योगदान शून्य होता है। जैसे मान लो उदाहरण देखें तो एक दुकान के अंदर 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, दादाजी भी बैठे हुए हैं, पापा जी बैठे हुए हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं, 2 उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति हैं इस प्रकार बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और उत्पादन हो रहा है 100 का, 100 मात्रा का जो है उत्पादन हो रहा है। अगले दिन क्या होगा कि भी दादाजी हैं वो शादी के विवाह में चले गए, चाचा जी भी चले गए, मतलब उस दुकान में अगले दिन 3 व्यक्ति नहीं थे, केवल 2 ही व्यक्ति थे। फिर भी उत्पादन कितना हुआ? 100 का हुआ। मतलब 5 व्यक्ति मिलकर 100 का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं अगले दिन 2 व्यक्ति है वो 100 मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं। उसका मतलब हुआ कि 3 व्यक्ति हैं, उसका इन 3 व्यक्तियों का कुल उत्पादन में कोई भी योगदान नहीं है, 0। मतलब 3 व्यक्ति ना होने पर भी उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखने में लगता है कि 5 व्यक्ति इस दुकान में लगे हुए हैं, लेकिन कुल उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता। ऐसे जो 3 लोग होते हैं वो ऐसे लोग हैं, वो अदृश्य या छिपी या प्रचंड बेरोजगारी के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर संचनात्मक बेरोजगारी है वो आपको ज्यादा मिलेगी, और अदृश्य या छिपी बेरोजगारी है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, उन देशों के अंदर संचनात्मक बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी आपको ज्यादा मिलेगी, और जो विकसित देश है उनमें घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी है वो आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगी। विकसित जो देश है, विकसित देशों के अंदर आपको चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। चलें तो आगे बढ़ते हम बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी कारण पढ़े तो बेरोजगारी का जो पहला मुख्य कारण है वो रोजगार पर शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। कि भारत के अंदर भारत में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत में शिक्षा ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को रोजगार दे सके। रोजगार पर शिक्षा और प्रशिक्षण है वो नहीं मिल पा रहा है, अर्थात ऐसी शिक्षा प्रशिक्षण व्यक्ति को नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कौशल नहीं है कि भाई जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूरी करें उसके बाद या तो स्वरोजगार होकर है वो अपना काम कर सके। रोजगार पर शिक्षा उसमें नहीं है, व्यक्ति को रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा है उस शिक्षा से, ऐसी शिक्षा नहीं है। बढ़ती जनसंख्या और श्रम शक्ति कि देश के अंदर बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं का समन्वय तब तक नहीं होगा जब तक जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, श्रम शक्ति लगातार बढ़ रही है, तो इस ऐसे में जो तमाम योजनाएं हैं वो अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अनुप्रयुक्त तकनीकी है वो सब ज्यादा है भारत के अंदर है। जो तकनीकी है बहुत अच्छी बात है कि तकनीक होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है और इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर जो संसाधन है उसको सही तरीके से वितरण है वो नहीं किया जा सकता है। जो मांग है उसके मांग के अनुसार है, अगर हाथ से काम करेंगे तो जितनी मांग है उसको हम अच्छे तरीके से वितरण नहीं कर पाएंगे और वस्तुओं की जो मांग है उसमें संकट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में कीमतें बढ़ने का पूरा चांस होता है। तो इसी क्रम में अगर हम थोड़ी तकनीकी अपना लेते हैं तो वस्तु है वो ज्यादा बनेगी, उत्पादन है वो ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो लोगों तक है वो सही तरीके से वस्तुएं वितरित हो जाएगी। लेकिन तकनीकी है वो हद से ज्यादा हो जाए तो बेरोजगारी पैदा कर देती है। तो इस प्रकार अगर तकनीकी ज्यादा, हमारे देश के अंदर बहुत सारे सेक्टरों के अंदर तकनीकी ज्यादा, जिसके कारण बेरोजगारी क्या है, ज्यादा हो चुकी है। कृषि में पिछड़ा हुआ क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा जो रोजगार है वो सब ज्यादा है वो कृषि क्षेत्र में मिल रहा है, लेकिन जो रोजगार लगा हुआ है ना वो छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत। मतलब लोग लगे हुए हैं, दिखता है लोग लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं है। भारत के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर जो रोजगार है अगर 50% देखें तो रोजगार तो 50% लगा हुआ है, तो देश के अंदर काम करने वालों में से 50% लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में जीडीपी का जो हिस्सा है वो केवल औसतन 20% है। मतलब जितने लोग लगे हुए हैं उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। तो इसका मतलब है जो 30% लोग लगे हुए हैं वो अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। रोजगार विहीन आर्थिक विकास कि देश के अंदर विकास हो रहा है, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो तृतीय क्षेत्र है, हमारा तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। फर्स्ट कृषि,
तीसरा और जो मध्यम आता है दूसरा वो होता है उद्योग सेक्टर। तो जो सेवा क्षेत्र है वो खूब सारा बढ़ रहा है, जीडीपी का लगभग आज 50% हिस्सा रखता है। ये सेवा क्षेत्र है वो जीडीपी का आज 50% रखता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें उत्पादन है वो ज्यादा हो रहा है और जीडीपी का हिस्सा भी ज्यादा है, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है वो मशीनों की वजह से ज्यादा हो रहा है और लोग हैं जिसमें रोजगार है वो क्या है, बिल्कुल कम है। तो रोजगार विहीन आर्थिक विकास हो रहा है। देश का आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन उसमें रोजगार विहीन आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें रोजगार व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सब काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, तकनीकी से हो रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो नहीं है। भारत के अंदर जितने भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में अच्छी तरीके से समन्वय नहीं है, एक दूसरे में तालमेल नहीं है, जिसके कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण भी बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ रही है। और नियोजन का अभाव है। भारत में क्या है, नियोजन का सही तरीके से प्लानिंग करके अगर हम योजना को लागू करते हैं तो देश के अंदर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो लक्षित व्यक्ति है, जहां तक हमें योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाना होता है वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बेरोजगारी लगातार क्या हो रही है, बढ़। तो जो कारण होते हैं, अगर इन कारणों का हल कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाते हैं, उपाय बदल जाते हैं। तो बेरोजगारी कम करने के उपाय कौन कौन से हैं वो देखिए। अगर भारत के अंदर हम ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण ला दें जो रोजगार परक हो, तो भारत के अंदर जो शिक्षा प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति को रोजगार मिल सके, अर्थात जिस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही के अंदर जो चलाया गया कौशल विकास योजना है, तो कौशल विकास योजना के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को कौशल मिलता है, व्यक्ति के अंदर स्किल एक डेवलप की जाती है जिसके अंदर व्यक्ति वो घर पर बैठे ही अपना रोजगार खुद स्वयं चला सकता है। जैसे दर्जी का काम कर लिया हो या और बहुत सारे काम है जिसमें व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर है स्वरोजगार पैदा किया, तो व्यक्ति की जो बेरोजगारी वो दूर की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही नौकरी देगी, संगठित क्षेत्र ही नौकरी देगी, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे रोजगार हैं, अगर हो सके तो इसके अंदर व्यक्तियों को रोजगार या स्किल है वो डालना जरूरी होता है। बढ़ती जनसंख्या अगर हम कम कर दें, तो बढ़ती जनसंख्या अगर हम कम करें तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो योजनाएं चल रही है वो योजनाओं का जो लाभ है वो लक्षित व्यक्ति तक अच्छी तरीके से पहुंच सके। श्रम शक्ति का अच्छे तरीके से डाटा हो तो उस डाटे को सही तरीके से उपयोग कर उसके आधार पर योजना बनाए और श्रम शक्ति के अंदर जो लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। अनुकृति, जहां तकनीकी की आवश्यकता नहीं है, जहां काम हाथों से हो सकता है वहां पर तकनीकी का उपयोग न किया जाए, तब भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। कृषि क्षेत्र के अंदर पिछड़ा हो, अगर कृषि क्षेत्र के अंदर हम तकनीकी ला दें, थोड़ी तकनीकी की आवश्यकता है इसमें, अगर यहां से तकनीकी उठाकर हम कृषि क्षेत्र में लाते हैं तो ये जो 50% जो लगे हुए हैं, ये 30% जो एक्स्ट्रा मैंने भी बताए थे, अगर उनको अगर रोजगार उसके आधार पर मिल जाते हैं तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 30% जो लोग हैं वो अदृश्य बेरोजगारी के अंदर फिर नहीं आएंगे। रोजगार भी आर्थिक विकास है लगातार हो रहा है, तो रोजगार विहीन जो आर्थिक विकास हो रहा है तो उसके अंदर हम जो रोजगार है, रोजगार पदों का सृजन कर देंगे तो उसके अंदर व्यक्ति को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम हो जाएगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अंदर क्या होता है कि अगर देश के अंदर योजनाएं है वो सही तरीके से लगाएं, जैसे बहुत बढ़िया बात है कि नरेगा है, जो महानरेगा है, महात्मा गांधी जो नरेगा था, जो वर्तमान फिलहाल चल भी रहा है, तो जो नरेगा था उसमें व्यक्ति को रोजगार मिलता है, चाहे उसने कौशल लिया हो चाहे नहीं लिया हो। उसमें कौशल अकौशल के आधार पर, अर्ध कौशल के आधार पर, पूर्ण कौशल के आधार पर अलग तरीके से रोजगार है, तो उसके आधार पर व्यक्ति को दैनिक मजदूरी दी जाती है जिससे वो बेरोजगारी है वो अपनी दूर कर सकता है। इसी आधार पर जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया निवेश प्रोत्साहन योजना है, इनके माध्यम से भी रोजगार को है वो प्रोत्साहित किया जाता है, व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है। शिक्षा और कौशल में विकास कर जो कुशल नियोजन है उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसी के आधार पर आपका ये जो 3 यूनिट है वो अर्थशास्त्र की पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।